गाइस कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज के मंडे नाइट रॉ के रिव्यू में। May 4th 2020 का ये शो जो आज हमें देखने को मिला, गो होम शो फॉर मनी इन द बैंक 2020। और जो सबसे बड़ी न्यूज आ रही है शो के बाहर वो ये है कि दैट एजे स्टाइल्स हैज फाइनली रिटर्न और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया मनी इन द बैंक लैडर मैच में। तो हम बात करेंगे उस गॉन्टलेट मैच के बारे में और क्या क्या हमें उसमें देखने को मिला और बाकी पूरा शो मेन इवेंट में किस तरीके से सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का इंटरेक्शन हुआ फाइनल मनी इन द बैंक से पहले, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप फटाफट से नीचे लाइक बटन दबा दें क्योंकि जितने ज्यादा लाइक्स उतनी ज्यादा ऑडियंस रेसल इंडिया के ऊपर। और मैं चाहूंगा कि इस रिव्यू को जितने ज्यादा जो है आंखें देखें उतना ही मजा आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ भी उतना इंटरेक्ट करना चाहता हूं जितना कि आप लोग मुझसे इंटरेक्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं शो की स्टार्टिंग की गाइस। तो ये शुरू होता है एमवीपी की वीआईपी लाउंज सेगमेंट से और एमवीपी आगे कहते हैं कि लास्ट वीक मैंने मेंस मनी इन द बैंक पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट करा था जो कि मंडे नाइट रॉ को रिप्रेजेंट करने वाले मनी इन द बैंक में, और इस हफ्ते मैं बुलाने वाला हूं वुमेन्स को। और मुझे नहीं पता क्या होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि लास्ट वीक पूरी ब्रॉल टूट गई थी, तो इस हफ्ते भी कुछ भी हो सकता है। तो आस्का, नाया जैक्स और शेना बेजलर को वो बुला लेते हैं और वो एक एक करके सबसे पूछते हैं कि तुम्हारे पास ऐसे क्या स्किल्स हैं कि तुम मनी इन द बैंक लैडर मैच जीत सकते हो। तो नाया जैक्स कहती है एमवीपी को कि तुम रॉ नहीं देख रहे क्या पिछले 1-2 हफ्तों से, किस तरीके से मैं सिंगल हैंडेडली सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर रही हूँ। मेरे को लगता है कि उतने स्किल काफी होंगे मनी इन द बैंक जीतने के लिए। उसके बाद आस्का जो है जापानीज में चिल्लाने लग जाती है उल्टा सीधा, और फाइनली शेना बेजलर कहते हैं कि मैं अपनी बातें रिंग में मार के करती हूँ, मैं अपनी एक्चुअल फाइट में बताऊंगी कि मेरा क्या स्किल्स है, मुझे यहाँ पे बोल के बताने की जरूरत है नहीं। तो आस्का और शेना बेजलर उसके बाद जो है आपस में फेस टू फेस आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो दोनों लड़ने वाले हैं, लेकिन फिर अचानक से गाइस दोनों जो है नाया जैक्स को किक मार देते हैं और बेसिकली ये उनका रिवेंज था नाया जैक्स के ऊपर। लास्ट वीक हमने देखा था नाया जैक्स ने अटैक कर दिया था दोनों को ही, तो उस चीज का रिवेंज जो है यहाँ पे आस्का और शेना बेजलर को मिला। एक चीज जो मुझे लगी कि WWE को इस सेगमेंट से प्रॉब्ली शो की स्टार्ट नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ओवरऑल सेगमेंट उतनी अच्छी नहीं थी, बोरिंग सी थी, और हो सकता है कि काफी सारे लोग ट्यून्ड आउट हो गए हैं उसको देखते ही कि यार क्या चल रहा है हमारे सामने। किसी मैच से कर सकते थे या फिर और जो चीजें हुई शो पे गॉन्टलेट मैच से स्टार्टिंग हो सकती थी, क्योंकि वो बहुत हाइप्ड मैच था। लेकिन जो भी है इस सेगमेंट से शो स्टार्ट हुआ गाइस। उसके बाद हमें देखने को मिलता है लास्ट चांस गॉन्टलेट मैच फॉर द मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन, यानी कि अपोलो क्रूज की इंजरी की रिप्लेसमेंट इस मैच से डिसाइड होनी थी। और WWE ने बोला कि हम नहीं बताने वाले कि इस मैच में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और वो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। तो बेसिकली ये पूरा मैच जो था वो एज अ सरप्राइज WWE ने यहाँ पे प्लान करा हुआ था। सबसे पहले स्टार्ट होता है बॉबी लैशली और टाइटस ओनील के बीच में। अब अगर आप लोग सोच रहे थे बॉबी लैशली और टाइटस ओनील में से कोई इस मैच को जीतेगा, तो शायद अब 2-3 सालों से WWE देख नहीं रहे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले बॉबी लैशली हरा देते हैं टाइटस को फटाफट एक स्पीयर से। उसके बाद आते हैं अकीरा टोजावा और वो भी हार जाते हैं बॉबी लैशली, उनको भी एक स्पीयर से हरा देते हैं। उसके बाद शेल्टन बेंजामिन आते हैं, पता नहीं कहां से नाम निकाले विंस ने, टाइटस तुम भी आओ, शेल्टन तुम भी आओ, तुम्हारा आज हम यूज करेंगे मंडे नाइट रॉ में, तुम्हें 2-3 मिनट मिल रहे हैं रॉ पे। और शेल्टन और टाइटस आए और उनको स्पीयर पड़ा और वो यहाँ पे हार गए। उसके बाद हुम्बेर्तो आते हैं वापस, जिसको हमने इतने समय से टीवी पर देखा नहीं है, और WWE ने एक बार फिर से हुम्बेर्तो को उसी तरीके से यूज करा। मिस्टर डिम्पल्स, जिनको क्राउड कभी ढंग से कोई रिएक्शन देता नहीं है, तो उनको यहाँ पे ऐसे पुश करा गया कि वो पता नहीं बहुत समय से किसी चैंपियनशिप की फ्यूड में हो और उनको यहाँ पे पुश की जरूरत है, मतलब उनको अंडरडॉग की तरह यहाँ पे दिखाया गया इस मैच के अंदर। बॉबी लैशली बेसिकली यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन से हार जाते हैं, वो मारना बंद नहीं करते हैं हुम्बेर्तो को। रेफरी जो है वो मैच के लिए कॉल करता है बेल के लिए और हुम्बेर्तो यहाँ पे जीत जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे लैशली हारते हैं उनको खुंदक आती है ऑब्वियसली, और वो मैच के बाद यहाँ पे अटैक कर देते हैं हुम्बेर्तो को, उनको स्पीयर लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो पूरी मैच में आगे हालत थी हुम्बेर्तो की वो सही नहीं थी और वो पूरे समय स्ट्रगल कर रहे थे। नेक्स्ट जो आते हैं वो होते हैं एंजल गार्जा, हुम्बेर्तो के रियल लाइफ कजन। इन दोनों के बीच में हमें मैच देखने को मिलता है और बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि एंजल गार्जा एक विंग क्लिपर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस चीज को रिवर्स करके हुम्बेर्तो रोल अप करते हैं गार्जा को और पिन कर देते हैं उनको। तो एक अपसेट था काइंड ऑफ, और जेलिना वेगा जो थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी। एक चीज जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, ये जो अंड्राडे, एंजल गार्जा और ऑस्टिन थ्योरी का स्टेबल है, 1-2 हफ्ते में ऐसा लग रहा था कि WWE सच में इसके साथ कुछ करेगी, लेकिन अब मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है कि भाई ये सिर्फ टाइम फिलर्स हैं और इनके साथ WWE ने कुछ खास करना नहीं है, क्योंकि हुम्बेर्तो जैसा कि मैंने कहा एक ऐसा इंसान जो कि इतने समय से टीवी पर है नहीं, वो आके इन बंदों को हरा रहा है। तो इस चीज से हमें थोड़ा आइडिया मिलता है कि गार्जा और ये जो बाकी सारा स्टेबल है, एंजल गार्जा, ऑस्टिन थ्योरी और अंड्राडे का, इनके लिए प्रॉब्ली कुछ खास प्लान्स है नहीं। तो इसके बाद ऑस्टिन थ्योरी आ जाते हैं बाहर और इनके बीच में एक अच्छा मैच देखने को मिलता है। गार्जा के साथ भी एक अच्छा मैच हमें हुम्बेर्तो का देखने को मिला। यहाँ पे क्या होता है गाइस कि ऑस्टिन थ्योरी टॉप रोप से सुप्लेक्स लगाते हैं ऑन हुम्बेर्तो कैरियो और वो उनको बेसिकली होल्ड करके रखते हैं और हुम्बेर्तो यहाँ पे अपसेट कर देते हैं एक और ऑस्टिन थ्योरी को भी काइंड ऑफ एक रोल अप से हरा देते हैं।
और यहाँ पे काफ़ी अपसेट इसलिए क्योंकि हुम्बर्तो, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, उनको कुछ खास हमें तब से दिखाया नहीं जा रहा है और वो आके इन सबको हरा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं इसको एज एन अपसेट गिनूंगा क्योंकि ऑस्टिन थ्योरी इतने हफ्तों से जो है काइंड ऑफ डोमिनेंट फैक्शन का पार्ट है और उनको यहाँ पे ऐसे नूब की तरह हारना नहीं चाहिए था। तो फाइनली गाइस होता क्या है कि यूएस में जो एयर हो रही थी मंडे नाइट रॉ आज, उसमें इस मैच के बीच में एक हमें कमर्शियल देखने को मिलती है और उस कमर्शियल में बेसिकली थे एजे स्टाइल्स। अब इस मैच का या फिर इस शो का जो स्पॉन्सर था आज रॉ का, उसकी एडवर्टीजमेंट में एजे स्टाइल्स थे, तो ये बहुत अजीब सी बात थी क्योंकि एजे स्टाइल्स इस मैच में आने भी वाले थे। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है गाइस कि एजे स्टाइल्स आ जाते हैं, अपना रिटर्न करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस रेसलमेनिया 36। क्राउड होता तो जरूर पॉप होती, लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली पूरा सब कुछ शांत था। एजे स्टाइल्स आते हैं और वो काफ क्रशर से हरा देते हैं हुम्बर्तो को। तो यहाँ पे एजे स्टाइल्स जीत चुके हैं इस मैच को और मैच के बाद वो बेसिकली बुरे तरीके से अटैक कर देते हैं हुम्बर्तो की लेग को और वो जो है टर्न बकल पे उसको बहुत बार मारते हैं, यानी कि स्टील पोस्ट के ऊपर। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली और मैच के बाद एजे स्टाइल्स एक प्रोमो कट करते हैं। वो कहते हैं मैं कोई ज़ॉम्बी नहीं हूँ, मैं कोई घोस्ट नहीं हूँ, मैं एक्चुअली मैं एजे स्टाइल्स हूँ, मुझे अंडरटेकर ने बरी करा था लेकिन मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और वो एक बोनयार्ड मैच था जिसमें कोई ऐसी स्टिपुलेशन नहीं थी, तो मैं कुछ उनसे हारा नहीं, मैं मैच हारा लेकिन मैं एक्चुअली में कुछ हारा नहीं हूँ। तो मैं वापस आ गया हूँ और मैंने एंट्री कर लिया है अपनी इन द मोस्ट यूनिक मनी इन द बैंक लैडर मैच। और वो कहते हैं मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं इस मैच को जीतने के लिए, चाहे मुझे रे मिस्टीरियो और एलिस्टर ब्लैक को WWE हेडक्वार्टर्स की छत से नीचे क्यों ना फेंकना पड़े, मैं वो भी कर दूंगा। और यहाँ पे जो है मैं मनी इन द बैंक बनने वाला हूँ, द फर्स्ट एवर फिनोमिनल मिस्टर मनी इन द बैंक। तो वो यहाँ पे बोलते हैं और काफी कमाल की बात है कि एजे स्टाइल्स इस मैच में थे। जिंदर महल जिनको सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे वो नहीं जीते और मैंने कल भी अपनी Q&A वीडियो में बात बोली थी कि आई वुड मच प्रेफर एजे स्टाइल्स ओवर जिंदर महल क्योंकि एजे स्टाइल्स इज अ बेटर परफॉर्मर और अगर एजे स्टाइल्स को एक मौका मिलता है मनी इन द बैंक जीतने का तो उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैंने साथ के साथ ये भी कहा था कि स्टिल माय पिक विल बी एलिस्टर ब्लैक। उसके बाद हमें एक सेगमेंट देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस की, जहां पे उनकी इंटरव्यू लेती है चार्ली। सबसे पहले सेथ रॉलिंस यहाँ पे आके कहते हैं कि बडी मर्फी में मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो आज ड्रू मैकिंटायर को हराएंगे मेन इवेंट के मैच में। उसके बाद वो कहते हैं हमने मनी इन द बैंक के मैच के बारे में बात करते हुए कि मैकिंटायर एक बहुत अच्छे फाइटर हैं, वो बहुत डोमिनेंट भी हैं, लेकिन वो एक लीडर नहीं है और इस वजह से वो भी फिलहाल रेडी नहीं है मंडे नाइट रॉ को लीड करने के लिए, ना ही मेंटली ना ही फिजिकली, और इस वजह से मुझे उनसे टाइटल लेना पड़ेगा एट द मनी इन द बैंक पे पर व्यू। और वो कहते हैं कि मैं नया चैंपियन बन जाऊंगा एट द शो दिस संडे। तो बेसिकली उनकी तरफ से हमें प्रोमो देखने को मिला। उसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है एक टैग टीम मैच बिटवीन द टीम ऑफ ब्रेंडन विंक एंड शेन थॉर्न अगेंस्ट सेड्रिक अलेक्जेंडर एंड रिकोशे। अब हम जानते हैं कि विंक और थॉर्न की टीम को जो है वो MVP मैनेज कर रहे हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ उम्मीद यहाँ पे लगाई जानी थी और उन्होंने द बेरिड ब्रोस को यहाँ पे हरा दिया है। तो बेरिड ब्रोस के लिए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है यहाँ पे क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे मैचेस जीत रहे थे, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि इस बार वो फिर से बेरी ना करे जा रहे हो। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा केस है। शेन थॉर्न और ब्रेंडन विंक प्रॉब्ली मेन रोस्टर फुल टाइम टैग टीम बन चुके हैं और WWE एक और टैग टीम की तरह उनको ऐड कर रही है इस रोस्टर पे, जैसे कि फॉरगॉटन सन्स को मंडे नाइट रॉ पे कर रही है। अभी इतना मैं इंप्रेस नहीं हुआ उनको देख के, मुझे लगता है कि बहुत कुछ उनको सीखना है और बहुत सारी चीजें उनको इंप्रूव करनी है इससे पहले कि मैं एज अ टैग टीम उनके अंदर इन्वेस्ट करूं अपने आप को। लेकिन यहाँ पे वो इस मैच को जीत गए और प्रॉब्ली उनकी सही डायरेक्शन में शुरुआत हुई है। आप लोग मुझे कमेंट्स बताएं क्या ये चीज सेड्रिक और रिकोशे को हर्ट करेगी या फिर नहीं। उसके बाद वाइकिंग रेडर्स अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स हमें एक मैच देखने को मिलता है जो कि मुझे लगता है एक बार फिर से मनी इन द बैंक में होने वाला है क्योंकि वाइकिंग रेडर्स ने यहाँ पे क्लीन हरा दिया स्ट्रीट प्रॉफिट्स को और एक अपसेट कर दिया क्योंकि स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने आज तक कभी नहीं हराया वाइकिंग रेडर्स को और वो चीज यहाँ पे बदली नहीं है। तो वो इस मैच को जीत चुका है। मुझे लगता है कि मनी इन द बैंक में, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, फॉर द टाइटल्स ये मैच होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि WWE फाइनली स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर गिव अप करने वाली है क्योंकि जब से वो चैंपियन बने हैं कुछ भी खास उन्होंने करा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है उनके साथ कि मैं ऐसा बोलूं कि यार ये कमाल के चैंपियंस रह चुके हैं। और शायद अब फाइनली विंस ने सोच लिया है कि एक टाइटल चेंज की यहाँ पे उनको जरूरत है और प्रोबेबली वाइकिंग रेडर्स बन सकते हैं नए चैंपियंस। उसके बाद गाइस हमें एक प्रोमो देखने को मिलता है एलिस्टर ब्लैक की तरफ से जहां पे वो बेसिकली एजे स्टाइल्स को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। वो कहते हैं तुम्हें कैसा लगा जब अंडरटेकर ने तुम्हें 6 फीट में बेरी कर दिया था एट रेसलमेनिया। वो कहते हैं तुम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो कि मुझे बिल्डिंग से नीचे फेंक दोगे और मान लो तुमने मुझे हेडक्वार्टर से नीचे फेंक दिया तो तुम विश करना कि मैं उठ ना जाऊं और उस लैडर को क्लाइम करके इस मैच को जीत ना जाऊं क्योंकि अगर मैं मिस्टर मनी इन द बैंक बन गया तो तुम्हें 6 फीट से भी ज्यादा जो है नीचे बरी कर दूंगा और तुम कभी वापस उठ नहीं पाओगे। तो एक अच्छा प्रोमो था एलिस्टर ब्लैक की तरफ से और मैं उम्मीद करूंगा कि एलिस्टर ब्लैक विंस मनी इन द बैंक लैडर मैच क्योंकि फिलहाल एजे स्टाइल्स को उसकी जरूरत उतनी नहीं है। उसके बाद हमें शार्लेट का एक प्रोमो देखने को मिलता है गाइस जहां पे वो बेसिकली आके कहते हैं आई एम द हार्डेस्ट वर्किंग वुमेन इन एनी इंडस्ट्री क्योंकि अब मैं NXT में भी आती हूँ, मैं रॉ में भी आती हूँ, जिस चीज के लिए किसी ने कुछ बोला नहीं था उनको लेकिन उनकी खुद की चॉइस थी यहाँ पे आना, तो पता नहीं वो इस चीज को क्यों बोल रही हैं। लेकिन इस प्रोमो में उनको इंटरप्ट करती है लिव मॉर्गन गाइस और वो आके शार्लेट की बेइज्जती मारती हैं और बेसिकली उनको एक मैच के लिए चैलेंज करती हैं। तो इन दोनों के बीच में हमें एक मैच देखने को मिलता है जहां पे लिव मॉर्गन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी
लेकिन ऑब्वियसली ये बात हम जानते थे कि शार्लेट फ्लेयर जो है इस मैच को जीतने वाली हैं। वो इयो शिराई से लड़ेंगी ऑन वेडनेसडे फॉर द NXT वुमेन्स चैंपियनशिप। क्या वहां पे इयो शिराई जीतेंगी? ऑब्वियसली नॉट, लेकिन शार्लेट फ्लेयर यहां पे भी जीत गई हैं विद अ फिगर 8 और उन्होंने लिव मॉर्गन को हरा दिया है। उसके बाद गाइस मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है ड्रू मैकिंटायर और मर्फी का मैच, जो कि एक बहुत छोटा मैच था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर यहां पे जीत गए। फिर से हमें एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा। और मैच के बाद बेसिकली सेथ रॉलिंस को वो इनवाइट करते हैं, वो कहते हैं आओ मुझसे लड़ो, लेकिन सेथ रॉलिंस वहां से चले जाते हैं। और जब ड्रू सेलिब्रेट कर रहे होते हैं तो सेथ पीछे से आके अटैक कर देते हैं मैकिंटायर को और वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं। फिर से अपने वही डायलॉग बोलते हैं कि ये चीज मेरे से बड़ी है, तुमसे बड़ी है। और उसके बाद वो WWE चैंपियनशिप की तरफ देखते हैं, उसको साइड में फेंकते हैं और उसके बाद सेथ रॉलिंस एक स्टॉम्प लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उस चीज को ब्लॉक करके सेथ को एक ग्लासगो किस लगाते हैं और एक क्लेमोर की कोशिश करते हैं, लेकिन सेथ वहां से चले जाते हैं। तो ये बिल्ड हमें देखने को मिली है मनी इन द बैंक के लिए। हमेशा से ही ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें देखने को मिल रही है हर मंडे नाइट रॉ में इस फ्यूड में। अब मैच का हमें इंतजार है, देखते हैं कौन जीतेगा। मेरी प्रेडिक्शन रहेगी ड्रू मैकिंटायर। और इस तरीके से गाइस हो गई मंडे नाइट रॉ खत्म। तो सम अप करने के लिए एक बार मैं फिर से कहूंगा, प्रीटी मच वेरी एवरेज शो। जो गॉन्टलेट मैच था इस पूरी शो की जान थी और उसमें भी स्टार्टिंग का पार्ट उतना अच्छा नहीं था। एजे स्टाइल्स का रिटर्न इज द बिगेस्ट थिंग। जिंदर महल हमें पूरे शो में देखने को नहीं मिले, जो कि कमाल की बात थी, क्योंकि लोग सोच रहे थे वो मनी इन द बैंक जीतेंगे, फिर कैश इन करके WWE चैंपियन बन जाएंगे। प्रॉब्ली आप लोग ज्यादा आगे निकल गए थे और मैंने आप लोगों को रुकने के लिए कहा था, और वही चीज यहाँ पे हुई, क्योंकि हमें इतनी जल्दी ट्रिगर पुल नहीं करना चाहिए। WWE has found AJ Styles and I think he's a much better option than जिंदर महल। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।